Are you sure? Here's the 30-second lesson on what legends know. Never ask a bride why she's getting married. Don't wear a skirt on a windy day. Deodorant is not a shower. Don't sniff chili flakes. And don't forget, saving is not investing. Legends don't just save, they invest in mutual funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. 13 मई को 4 चरणों का मतदान संपन्न हुआ। 3 चरण अभी और बाकी हैं। आप लोगों ने राजनीति से जुड़े हमें और भी कई प्रश्न भेजे, जिसके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं द प्रिंट के पॉलिटिकल एडिटर DK सिंह। स्वागत है आपका हेडलाइंस के पीछे। तो बिना किसी विलंब के सबसे पहला प्रश्न जो हमें मधुर सहगल ने भेजा है वो जानना चाहते हैं, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा बहस का जो एक निमंत्रण स्वीकार करने के पीछे क्या वजह है, और नरेंद्र मोदी या JP नड्डा ने इसे क्यों नहीं स्वीकारा, और इसके बजाय एक निचले स्तर के भाजपा सदस्य को वो कहते हैं क्यों भेजा। देखिए, पूरा इन्विटेशन आया था, एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं एन राम, उनके साथ कुछ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं। उन्होंने निमंत्रण दिया था कि जैसे अब US स्टाइल प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है उस तरह का वो कह रहे थे। कुछ उन्होंने नहीं कहा, मतलब उनका मतलब था कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बहस कर लीजिए। ये दोनों साइड में से ना BJP ने कांग्रेस में किसी ने ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं है। ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है कि कैविएट है उसके साथ, कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं या हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टिसिपेट करने को तैयार है। राहुल गांधी गया था इन्विटेशन राहुल गांधी को, लेकिन वो बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ले आए, तो वहाँ भी थोड़ा सा कमिटमेंट पूरा नहीं है। दूसरी तरफ BJP की तरफ देखें तो BJP से भी PM को गया था इन्विटेशन जी, न PMO से कोई रिस्पांस नहीं, BJP से कोई रिस्पांस नहीं। उसमें हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, MP भी हैं। उन्होंने कहा कि अभिनव हमारे BJYM के हमारे सीनियर फंक्शनरी है, वो जाकर डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनसे तो पूछा भी नहीं गया था। तो इसलिए सीरियसनेस दोनों तरफ नहीं है। अब पॉइंट है, देखिए दूसरा है, अब 10 साल के बाद आपने 10 साल से BJP को देखा है, BJP अपना एजेंडा खुद ही सेट करती है। हम ये चाहते हैं चुनाव में ये बहस का मुद्दा हो, ये बहस का मुद्दा, ये बहस का मुद्दा हो, वो डिसाइड करते हैं, उसकी पूरी तैयारी करते हैं वो। ये नहीं है कि आज आपके सामने बैठ के और आप पूछना शुरू कर दीजिए कि ठीक है आपने फार्मर्स के इनकम को कहा था डबल कर देंगे, तो प्रधानमंत्री जी आपने किया क्यों नहीं, आप ये कर देंगे तो आपने ये क्यों नहीं किया। तो वो उस तरह करनी है कि आप सामने बैठ के मुझसे काउंटर क्वेश्चन कीजिए। BJP अपना एजेंडा खुद सेट करता है, तो इसीलिए वैसे भी नहीं होना था। इवन अपोजिशन को ज़्यादा क्लियरली बोलना था कि राहुल गांधी को हम आ रहे हैं आओ, वो भी कह रहे हैं कि मैं या मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, तो थोड़ा सा कमिटमेंट का उधर भी अभाव है। तो उस तरह का डिबेट इंडिया में चलता नहीं है, ऐसा आप देखते नहीं है, होता नहीं है ऐसा। हमारे एक और व्यूअर का ये प्रश्न है कि एक शरद पवार जी ने जो सुझाव दिया है कि क्या लेफ्ट ऑफ सेंटर की जो पार्टीज़ हैं क्या वो एक साथ आ सकती हैं, एकजुट हो सकती हैं चुनाव के बाद। शरद पवार ने बेसिकली कहा कि आगे आने वाले दिनों में कुछ रीजनल पार्टी जो हैं, प्रादेशिक जो पार्टियां हैं, वो या तो कांग्रेस के साथ ज़्यादा क्लोजर होकर, मतलब ज़्यादा नज़दीक आके काम कर सकती है, और उसमें से कुछ उसमें मर्ज भी कर सकती है, विलय भी कर सकती है ना। पहले पॉइंट पे आता है कि रीजनल पार्टीज कांग्रेस के साथ क्लोजली काम कर सकती हैं, वो पॉसिबल है, क्योंकि देखिए BJP जितनी पार्टी है, एक्सपेंशनिज्म इनका एजेंडा है। हर एक स्टेट में धीरे धीरे अपना ये बढ़ाते चले जा रहे हैं इन्फ्लुएंस। और BJP जिस तरह की पार्टी है, वो कभी भी BJP नहीं, कांग्रेस भी, कोई भी नेशनल पार्टी जो होगी, नेशनल इशू पे बात करती है, उनका एजेंडा दूसरा होता है। वो रीजनल पार्टीज को कोई भी नहीं चाहता कि ज़्यादा ग्रो करे। तो हर एक जगह देख रहे हैं, साउथ में भी BJP घुसते चली जा रही है, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में घुसते चली जा रही है। जैसे नागालैंड में आपने कभी सोचा नहीं होगा, अपने सिक्किम में इस बार देखते हैं रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि सिक्किम में अचानक BJP के पास काफ़ी MLA आ गए थे, दूसरी पार्टी से भी आए थे, वहाँ भी हो रहे थे। हर एक धीरे धीरे BJP बढ़ती रहती है सारे स्टेट्स पर। रीजनल पार्टीज को हमेशा खतरा रहता है अपना, तो वो जब साथ आएंगी तो शायद ये इसलिए नहीं आएंगे कांग्रेस के कि कांग्रेस को हमको बढ़ाना है, वो आएंगे बिकॉज BJP का खतरा बढ़ता जा रहा है उनके पास में, तो वो पॉसिबल है। जहाँ तक विलय की बात है, देखिए सारे पार्टीज तो उसमें अगर देखना शुरू करेंगे तो उंगली में आपको 2-4 भी नहीं गिन पाएंगे जो कि कांग्रेस के साथ मर्जर में किसी का फायदा है। हाँ, शरद पवार की पार्टी है NCP, उनका फैक्शन NCP है, वो एक सोच हो सकती है, बिकॉज शरद पवार खुद भी आपको याद होगा PA संगमा, तारिक अनवर, शरद पवार, इन्होंने सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन को लेके पार्टी छोड़ी थी 1999 में। उसके बाद से भी वो लगातार क्लोजली काम, पार्टी छोड़ने के बाद भी देखिए महाराष्ट्र में अगले 15 साल तक वो कांग्रेस के साथ रह के सरकार चलाए।
अभी भी अपोजिशन में कुछ होता है तो राहुल गांधी जो है जो शरद पवार से सलाह लेने जाता है। तो बहुत क्लोज रिश्ता रहा है। सुप्रिया सुले का भी बढ़िया रिश्ता रहा है गांधी जी के साथ। तो है कि शरद पवार, अब एज उनकी काफ़ी हो गई है, कितना दिन तक वो पार्टी चला सकते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन चलाने में उनके बाद थे अजित पवार, जो अजित पवार पार्टी तोड़ के चले गए हैं दूसरी तरफ। तो अब इस इलेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिला, मतलब वोटर्स ने उस तरह से नहीं दिया शरद पवार जब तक है तब तो ठीक है, पर उनका एक बहुत स्ट्रांग बेस है, वो स्टालवर्ट है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स के, तो उनके साथ तो चलता रहेगा। लेकिन समझिए कि अगर असेंबली इलेक्शन में भी अगर पॉलिटिक्स, यहाँ लोकसभा में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, असेंबली में कुछ नहीं हुआ, तो फिर उस पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? बिकॉज शरद पवार उसके बाद बहुत कब तक वो पार्टी को एक्टिवली चला सकता है, काफ़ी एज हो गई है उनकी। सुप्रिया ठीक है, बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, वो सब है, कमिटमेंट है, सिंसियर है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का उनको कभी हमने कोई सबूत नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, या उनका कोई पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का एक जो उनके फादर का जो एक है अपील, अभी उनमें वो नहीं है, अभी वो लिमिटेड है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो पार्टी चला पाए नहीं चला पाए, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है शरद पवार के लिए कि भाई अगर अजित पवार अच्छा कर रहे हैं, लोकसभा में अच्छा कर लिया, असेंबली में अच्छा कर दिया, तो वो तो बात सेट हो गया इनके लिए। तो अकेले सुप्रिया सुले के अंदर में पार्टी चलाना मुश्किल होगा। तो उस समय एक ऑप्शन हो सकता है कि कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस से मर्ज कर दो पार्टी को, कि उसका फ़ायदा भी देखिए, महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़े अब कांग्रेस के नेता तो बचे नहीं, सारे इधर हो गए। पृथ्वीराज चौहान थे, उनको पार्टी ने खुद ही साइलेंट कर दिया है। अशोक चौहान थे, वो इधर आ गए हैं। मिलिंद देवरा, वन ऑफ द यंग ब्राइट पीपल, वो चले गए शिंदे के सेना के साथ चले गए। तो सुप्रिया, अगर किसी समय में एनसीपी का विलय होता है कांग्रेस से, तो सुप्रिया सुले उनका एक चेहरा हो सकते हैं महाराष्ट्र में। तो जहाँ विलय की बात है, पॉसिबल है एनसीपी के लिए, पॉसिबल है कि ये भी हो फ्यूचर में, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई पार्टी देखे विलय करने वाला तो कौन करेगा आपको? तृणमूल कांग्रेस करेगी नहीं। हम उन्हीं पार्टियों की बात करते हैं जो कांग्रेस से निकली है। तृणमूल कांग्रेस करेगी नहीं, आपसे बड़ी पार्टी है बंगाल में, वो वाईएसआर से भी करेगी नहीं, वो आपसे बहुत बड़ी पार्टी है आंध्रा में। तो कौन करेगा विलय इनके साथ? बाकी रीजनल पार्टीज में भी, रीजनल पार्टीज का अपना अपना अस्तित्व है, जहाँ भी स्ट्रांग है। और जब आपका अपना रीजनल पार्टी होता है, आप हो अपनी पार्टी के नेता, तो उसमें आपको हमेशा एक होता है कि आपको दूसरी पार्टी से जब भी अलायंस होता है तो आपको उससे कुछ ज़्यादा दर्जा मिलता है। बहुत बड़े समुद्र में जाके आप नहीं तो गायब हो जाओगे। तो इसलिए कोई रीजनल पार्टी नहीं आएगी। इसका एक्चुअली दूसरा एस्पेक्ट देखें तो शायद ये एनडीए के लिए पॉसिबल हो। हाइपोथेटिकली बात करते हैं, मतलब हाइपोथेटिकली, अब इसमें मैं कोई कॉल नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन सपोज कीजिए कि बीजेपी का 250-260 आ गया, बीजेपी चाहेगी हमारे नाम पर सरकार चले, तो वो अगर चाहेगी तो बहुत सारे रीजनल पार्टीज को मर्ज करवा सकती है। वो बीजेपी में ज़्यादा संभव है, क्योंकि अब जैसे देख लिए अपना दल हो गया। अब अपना दल में देखिए अनुप्रिया पटेल का है, लेकिन अपना दल बीजेपी के भरोसे जीतती है। अपना दल अपने अगर खुद जाए कंटेस्ट कर नहीं जीत सकती, पार्टी स्प्लिट भी हो गई है। तो अगर चुनाव के बाद बीजेपी कहे कि भाई मर्ज कर जाओ, तो शायद वो कर जाए, बिकॉज अपना अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो शायद एक समय था जो लोग बात कर रहे थे शायद चिराग पासवान मर्ज कर जाए उधर जाके, कि रामविलास पासवान के बाद जो है इनके पास भी अब पार्टी चलेगी नहीं चलेगी। अब देखिए उनको फिर से 5 सीट दिया है, कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने फाइट बैक किया, वहाँ प्रूव किया कि नहीं, वो अपना अस्तित्व, अपना वजूद बचा के रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन पार्टी कहेगी फिर ठीक है, हमारा कोई इतना बड़ा चेहरा तो नहीं है, चिराग बहुत ही ब्राइट हैं, अच्छे चेहरे हैं वो, कि आप आ जाओ हमारे बिहार के, आप चेहरे बन जाओ। तो बीजेपी के साथ से ज़्यादा संभव है, मतलब रीजनल, छोटे छोटे रीजनल पार्टीज की बात करें तो। कांग्रेस में उतना मुझे दिखता नहीं, एनसीपी शरद पवार फैक्शन के अलावा मुझे कुछ ज़्यादा दिखता नहीं कि कोई आके विलय करेगा, क्लोजली काम करेगा। हमने डिस्कस किया है, एकदम हो सकता है। रोहित श्रीवास्तव जानना चाहते हैं, अब तक के चुनाव के बारे में आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष एक ऐसा नैरेटिव प्रदान करने में सक्षम है जो नॉन कमिटेड एक तरह से भाजपा मतदाताओं के साथ मेल खाता हो? देखिए, विपक्ष की नैरेटिव का बात है, विपक्ष का नैरेटिव एक तरह से कहे तो बीजेपी ने शुरू किया है कि आप ये पहले इन्होंने शुरू किया, विपक्ष ने शुरू किया कि अब की बार 4 सपार जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे। वो थोड़ा सा नैरेटिव उन्होंने सेट किया ग्राउंड पे, जो थोड़ा थोड़ा असर हो रहा था। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उसका पूरा ही उनका मैनिफेस्टो लेके उनका इंटरप्रेट किया, मिस इंटरप्रेट किया, गलत किया, जो भी किया, लेकिन उनके मैनिफेस्टो को सेंटर स्टेज में ला दिया। बट ये सारा पब्लिक डिबेट में रेटोरिकल पॉइंट चलते रहते हैं, सब्सटेंटिव उसका अगर ग्राउंड में घूमे तो लोग इसलिए नहीं किसी को वोट करना चाह रहे हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ये लिखा है
या वो ये करना चाहते हैं, वो आपको लोग नहीं मिलेंगे। मैं भी कई स्टेट्स में घूम चुका हूँ कि चूंकि कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया है इसलिए मैं कांग्रेस को दूंगा, और चूंकि बीजेपी ने ये किया ये दूंगा। सीधी सी बात है, ये तो लोग मोदी के लिए वोट देंगे जो उनसे खुश हैं, या जो खुश नहीं है कि 10 साल में कुछ नहीं किया तो उनके खिलाफ देंगे। तो ग्राउंड में नैरेटिव बेसिकली यही है। अब उसमें है कि अब कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है। आप देखेंगे कि इवन महंगाई का मुद्दा लोग बात करेंगे काफ़ी, लेकिन जब काफ़ी सबसे बात करते जाएंगे थोड़ा टाइम बिताएंगे, फिर है कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि महंगाई आपको वोट किसको करेंगे, महंगाई के कारण या अनएम्प्लॉयमेंट के कारण या करप्शन के कारण। ये इसलिए नहीं कि ये मुद्दों के कारण आप वोट करेंगे, आप वोट करेंगे कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं कि आप प्रो मोदी हैं, एंटी मोदी हैं, वोटिंग उसी पे होगा लार्जली। हमारे एक और व्यूअर है जो जानना चाहते हैं, जो चुनावी स्थिति एक तरह से नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी में है, जहां चुनाव समाप्त हो चुके हैं। ये देखिए पहले फेज में ही बाकी वो तीनों तो अलग अलग वो तीनों का हो चुका। नॉर्थ ईस्ट में वहाँ भी चुनाव खत्म ही हो चुका है। अब देखिए ज़्यादा कुछ चेंज नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना है। नॉर्थ ईस्ट में होगा कि शायद असम में बीजेपी देख रही है कि शायद 2-3 सीट हम एक्स्ट्रा ले जाएं कांग्रेस को या विपक्ष को, जो हम 1-2 सीट पे सीमित कर दें, तो वहाँ थोड़ा सा आप चेंज देखेंगे। बाकी ओवरऑल देखिए अब जैसे कुछ असेंबली में होगा, सिक्किम में मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ देख रहा हूँ कि अचानक बीजेपी को पता चला कि वो 12 एमएलए हो गए उनके पास में, 2 बाईपोल में जीत गए, 10 दूसरी पार्टी से आ गए, अचानक आउट ऑफ नोवेयर बीजेपी वहाँ पे पावर बन गई है। तो मैं इंटरेस्टेड हूँ वहाँ क्या होता है। लेकिन लार्जर लोकसभा का पिक्चर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। जहाँ तक इन तीनों सीट की इन्होंने बात की है, अंडमान में देखिए 2 कैंडिडेट वहाँ पर रहे हैं पिछले, जैसे विष्णुपद राय है। विष्णुपद राय तो बीजेपी के टिकट पे 1991 के चुनाव से लड़ रहे हैं, लगातार वही लड़ते जा रहे हैं। पिछले 3-4 चुनाव से वहाँ कुलदीप शर्मा हैं कांग्रेस के, वो भी लड़ते जा रहे हैं। 2019 में क्या हुआ कि विष्णुपद राय को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, कुलदीप शर्मा फिर वो चुनाव जीत गए। फिर इस बार बीजेपी ने उनको टिकट दिया है, फिर से कुलदीप शर्मा और विष्णुपद राय का देखते हैं इसमें क्या होता है। लक्षद्वीप की बात करें तो उसमें लार्जर पिक्चर बीजेपी के देखने के लिए आपको होगा नहीं, बिकॉज वहाँ 97% मुस्लिम्स हैं ऑलमोस्ट। तो बीजेपी तो वहाँ पे स्टेक होल्डर है ही नहीं। वहाँ बेसिकली है कि देखिए एनसीपी और कांग्रेस में क्या होता है। पुडुचेरी में देखिए बीजेपी ने टिकट ले लिया है, जबकि वहाँ पुडुचेरी में सरकार चला रहे हैं एनडीए के, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर नहीं है लेकिन सरकार चला रहे हैं। उसका बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये कांग्रेस और बीजेपी का, वहाँ पर देखिए उसमें क्या होता है। फ्लोरा फोना ये जानना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद खासकर अक्टूबर में जो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आप महाराष्ट्र में एमवी और महायुति का भविष्य कैसे देखते हैं? क्या हारे हुए लोग एकजुट रहेंगे जैसा कि शरद पवार ने कहा था, या हारने वाले अलग होकर जीतने वाले खेमे में चले जाएंगे? देखिए बहुत उथल पुथल होगा, खास करके मैं रूलिंग महायुति की बात करें उसमें मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा टेस्ट केस होगा। बिकॉज बीजेपी को देखें तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया था असेंबली इलेक्शन में, ठीक है उनको मेजॉरिटी मार्क नहीं आया, लेकिन इतने उनके पास आ गए जिससे कि थोड़ा लोगों से अलायंस पार्टनर लेकर सरकार बना सकते थे। अगर शिवसेना ने ऐसा नहीं किया तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थे। अभी भी बीजेपी का अकेले सरकार बनाने का सपना गया नहीं है महाराष्ट्र में। एकनाथ शिंदे आ गए, मजबूरी थी उनको तोड़ना था, शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ तो लिया। अब है कि अजीत पवार का फैक्शन या एकनाथ शिंदे का फैक्शन कैसा करता है लोकसभा चुनाव में, तब बीजेपी देखेगी कि इनको साथ लेके जाने का मतलब है या उनको मार्जिनलाइज कर दो, उनकी जरूरत नहीं, हम अकेले लेके आने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चुनाव उस पर डिपेंड करेगा। देखिए थोड़ा सा एक शिंदे के सेना में और बीजेपी में फिर भी थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है। अजीत पवार के साथ तो कुछ है ही नहीं। बीजेपी ने अजीत पवार को तोड़ने दिया, पार्टी अपनी साइड ले आए बिकॉज उनको लगा चलो एनसीपी टूट रही है। अगर अजीत पवार का ग्रुप इस बार अच्छा नहीं करता है चुनाव में तो बीजेपी उनको बाय बाय कर देगी, ठीक है इनका खत्म हो गया है। एकनाथ शिंदे भी इनको देखना है कि दोनों शिवसेना में कौन सी बड़ी सेना है। एकनाथ शिंदे अगर सेना को उस तरह से तोड़ पाते हैं और वो दिखाते हैं कि सेना का वोट इन्होंने ले लिया है अपने साथ, तो बीजेपी इनके साथ चलेगी। अगर इनको देखा कि नहीं सारे सेना के वोटर्स चलेंगे उद्धव ठाकरे के साथ, तो बीजेपी इनको भी छोड़ देगी। तो चुनाव का बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा कि आगे महायुति रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी का भूले मत, बीजेपी महाराष्ट्र में चाहेगी अपने दम पे सरकार बनाए। दूसरी तरफ आप सेना यूबीटी या शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस के अलायंस की बात करें, वो भी डिपेंड करेगा कि कितना क्लोजली काम करते हैं और चुनाव का क्या असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उस तरफ मैं नहीं देख रहा हूँ असर, बिकॉज अगर वो अभी भी हार गए तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि अगर सपोज शरद पवार की एनसीपी ने अच्छा काम नहीं किया, कहाँ जाओगे आप? मतलब अकेले आप लड़ नहीं पाओगे असेंबली इलेक्शन, आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी।
उद्धव ठाकरे के साथ ही अब अकेले तो असेंबली में नहीं जा सकते, वो इतनी तो शक्ति रही नहीं है। तो अपोजिशन में शायद बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन उसमें डिपेंड करता है कि कौन कितना मजबूती से आता है लोकसभा चुनाव में। तो फिर उनका अंदर का जो इक्वेजन है, कौन कितनी सीट लड़ेगा, किसकी ज़्यादा चलेगी, तो अपोजिशन के अलायंस में इस तरह से फर्क पड़ेगा। ये नहीं है कि अलायंस टूट जाएगा, या हाँ ऑफकोर्स अगर जीत गए उन्होंने अच्छी खासी सीट ले ली तब अलायंस और मजबूत हो जाएगा। रोहन जानना चाहते हैं कि आप देखते हैं कि भाजपा अपने दृष्टिकोण में कोई सुधार कर रही है, चूंकि वे अपने कट्टर समर्थकों की नज़र में भी वो बोलते हैं वॉशिंग मशीन के रूप में चित्रित हो चुके हैं। इसके अलावा यदि कांग्रेस अभी की तरह प्रचार अभियान की तीव्रता बरकरार रखती है तो आप दूर भविष्य में 4 जून के बाद एक बड़े क्या राजनीतिक बदलाव की संभावना देखते हैं? देखिए, भाजपा अभी तक तो मैं कोई ऐसा कोई दृष्टिकोण में चेंज नहीं देखता हूँ। बहुत कुछ डिपेंड करेगा रिजल्ट क्या आता है। ये सही बात है, वॉशिंग मशीन वाली बात भाजपा के समर्थकों को भी, बहुत सारे समर्थकों को अब देखें कि वो उसको लाइक नहीं करते। वो दूसरा भी कारण है कि भाई जब आइडियोलॉजिकली कमिटेड लोग लाओ, अब बाहर से क्यों ला रहे हो, वॉशिंग मशीन की बात छोड़िए दूसरे। तो लाइक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी चेंज करेगी इस अपनी पॉलिसी को, डिपेंड करेगा कि रिजल्ट्स क्या आता है। और मेरे इरफान हाशमी जानना चाहते हैं क्या बीजेपी की संख्या कम होने की जो पूरी कहानी एक तरह से चल रही है वो बीजेपी द्वारा अपने काडर को ज़्यादा सक्रिय करने के लिए बनाई गई है? क्या वाकई संख्या कम हो रही है और हम 4 जून के बाद गठबंधन सरकार क्या एनडीए की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, संख्या कम होना वो बीजेपी ने अपनी तरफ से तो ऐसा बनाया नहीं था। ये माहौल चला कि चलिए इतना परसेंट कम आ गया, उतना परसेंट कम है। हालांकि बाद में इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल डेटा रिलीज़ किया तो ज़्यादा अंतर रहा नहीं। डेटा की बात करें तो फर्स्ट 2 फेजेज में आपको डिफरेंस लेंगे 2019 से कंपेयर करेंगे तो करीब करीब 3 परसेंटेज पॉइंट का अंतर है, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं। थर्ड फेज तक आते आते 1% का अंतर रहा, और अब देखेंगे 4th फेज में आपने देखा करीब करीब बराबरी हो गया। तो ऐसा कुछ वो मैटर ऑफ वरी रहा नहीं। लेकिन शुरू में क्या होगा, जो प्रोविजनल डेटा जो शुरू में है उसमें काफ़ी गैप दिख रहा था 5-6% का। तो लगा कि अचानक जो एंटी मोदी हैं उनके लगा कि अरे ये प्रूफ आ गया है हमारे पास में कि लोग जो है अब जाने मोदी के लिए वोट करने नहीं जा रहे हैं। तो उनसे थोड़ी आशा बनी, उनकी अपोजिशन को भी आशा बनी कि शायद वो इंथुजियाज्म चला गया पहले की तरह का। तो इस तरह से ये डिबेट शुरू हुआ, और थोड़ा सा बीजेपी में भी संशय था। देखिए, बीजेपी में जनरली अगर इस तरह का हो कि कम लोग आ रहे हैं, तो अब मैंने पहले भी इसी शो में बात की है कि उसमें 2 तरह से इसको आप देख सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बीजेपी अपने लोगों को तो आरएसएस के साथ लेके आ ही जाती है, वो तो बूथ तक लोगों को ले ही आ पाता है। अपोजिशन में वो नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल दमखम, ना उनके पास आरएसएस टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन है कि लोगों को बूथ तक ले जाए जी। तो अगर कम हुआ तो कोई जरूरी नहीं है कि वो मोदी के सपोर्टर नहीं गए। हो सकता है कि मोदी के सपोर्टर्स पहुंचा दिए गए बूथ पे, और अपोजिशन के लोग नहीं पहुंच पाए। तो बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है कि कम का क्या मतलब है। तो उसमें अब संशय हो ही जाता है जब इतना हाई स्टेक होता है। तो बीजेपी में थोड़ा सा वो भी कंफ्यूज हो गए कि 5-6% कितना गैप क्यों हो रहा है, बाद में 3% भी है, लोग आ क्यों नहीं रहे हैं। तो उसके बाद जो एक नैरेटिव चला, आप देख रहे होंगे काफ़ी अल्पसंख्यकों की बात चलने लगी। तो उस पर हुआ कि उससे काडर को जो है सो एनर्जाइज करना होगा। और अभी हमारी कलीग सानिया ढिंगरा गई हुई थी यूपी, करीब 1-1.5 महीने से घूम रही थी वो ग्राउंड पे। उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा इंथुजियाज्म का जो है ना, जो कि बीजेपी को शायद हो सकता है फीडबैक आया हो कि इंथुजियाज्म का, जैसे आरएसएस के वर्कर्स जो है ग्राउंड में उतने इंथुजियास्टिक नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उससे खुश नहीं है, जिस तरह के लोगों को लाए गए, प्लस बहुत सारे काम उनके होने रहे, उनको लगा है कि हमको यूज करके छोड़ दिया है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है आरएसएस कार्यकर्ताओं में ग्राउंड में भी। लेकिन ये नहीं है कि वो काम करना बंद कर देंगे बीजेपी के लिए, ऐसा नहीं है कि वो अपोजिशन के लिए काम करें, वो नहीं होगा। काम बीजेपी के लिए करें, लेकिन थोड़ा सा लैक ऑफ इंथुजियाज्म ग्राउंड पे दिखा उनको। हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।